आ गया ना, पूजा आ गया। हाँ, पूजा प्लस ऑफिस। सी लोग घूमने भी जाएंगे और पूजा भी देखेंगे और ऑफिस भी जाएंगे। सबका प्रेशर एक साथ अगर उस पे आता है, क्या नाम, मेट्रो पे, तो तुम लोग पढ़ाई करोगे और हम पढ़ाई कराएंगे। चलो सी ठीक, तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करें। सी पार्टनरशिप का प्लेन डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन विथ इंसॉल्वेंसी और कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू अ कंपनी का रिवीजन हम लोगों ने कर लिया था पिछली क्लास में। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का रिवीजन। सी पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एक टेबल है, वो एक अकाउंट नहीं है। पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का मतलब हुआ कि ग्रेजुअली जैसे जैसे असेट बेचकर, डिसोल्यूशन का ये 3 कैरेक्टरिस्टिक याद करना, असेट बेचना है, लायबिलिटी पे करना है और बचा हुआ रुपया पार्टनर लोगों में बांट देना है। ये हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना करके लास्ट क्लास में रिवीजन कर लिए थे इसका। आज जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे जैसे असेट बिकता है वैसे वैसे पैसा जो आएगा और लायबिलिटी को हम पेमेंट करेंगे उसको हम एक टेबल बना करके दिखाएंगे। तो सर रियलाइजेशन अकाउंट में आप क्या करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में तो सारा असेट बेच गया, सारा लायबिलिटी का पेमेंट हो गया, पार्टनर लोगों को पे कर दिए, उसके बाद अकाउंट बना दिए, पोस्टमार्टम अकाउंट बना दिए, ये लो ये हो गया है। तो सर फिर ये क्या है? ये जैसे जैसे कैश आया लिखे, जिसको गया लिखे, फिर जो बचा लिखे, फिर आया उसको लिखे, फिर गया लिखे। तो ये ग्रेजुअल रुपया आया रुपया गया, रुपया आया रुपया गया, रुपया आया रुपया गया, इसका एक प्रेजेंटेशन इन टेबुलर फॉर्म, not in the form of realization account, I'm sorry, not in the form of cash account, I'm sorry. It's a tabular presentation of the receipt of cash and the payment of cash to various liability holders and partners in accordance with their rights. उसका प्रेजेंटेशन का नाम है पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। तो सर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाते हैं ये उसका प्रीसीडिंग लेक्चर है। मतलब पहले आदमी ऐसे ग्रेजुअली कैश लेगा, लायबिलिटी को देगा, असेट बेचेगा, लायबिलिटी पेमेंट करेगा, सब हो गया, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बन गया, फिर रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। आप बोल सकते हो, आप एकदम बोल सकते हो। रियल में भी ऐसा ही होता है। सर पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश क्या सच में कोई बनाता है? नो एंड यस बोथ। जिसका मन करे वो बनाए, जिसका मन नहीं करे वो नहीं बनाए। सर मतलब ये पार्ट ऑफ अकाउंटिंग नहीं है? नो नहीं। तो सर फिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? जिसका मन करे वो बनाए, उसको बनाना सिखाने के लिए। नहीं समझे? और हमारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो हम लोगों को सॉल्व करने के लिए, ताकि एग्जाम में मार्क्स ला पाए। अब आइए अगला एपिसोड। सर करना क्या है? आंसर इस टेबल बनाना है। सर उसमें लिखना क्या है? असेट को बेचने वाला पैसा जो आया, असेट को बेचकर पैसा जो आया उसको लिखना है, लायबिलिटी को जो पैसा दिए उसको लिखना है, और एक फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में लिखना है।
और सर लास्ट में मान लीजिए पैसा खत्म हो गया, कुछ लोगों को पेमेंट नहीं हो पाया, तो वो लॉस ऑन रियलाइजेशन हो जाता है। भाई सिंपल सा बात है, जो जितना पाता था अगर हम उसको उतना नहीं दे पाए तो क्यों नहीं दे पाए होंगे? लॉस की वजह से। असेट बेच के कम पैसा आया होगा, इसी वजह से तो नहीं दे पाए होंगे, तो वो लॉस ऑन रियलाइजेशन हो गया। जितना पैसा हम नहीं दे पाए लोगों को, दैट इज माई लॉस ऑन रियलाइजेशन। और सर जितना देना था अगर उससे ज्यादा दे पाए तो, देखो क्रेडिटर को तो उससे ज्यादा देंगे नहीं, लेकिन पार्टनर लोगों को उससे ज्यादा भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर असेट ज्यादा दाम में बिका, क्रेडिटर लोगों को पे करने के बाद अगर बहुत पैसा बचा, तो वो सारा ही पैसा तो पार्टनर लोगों का होता है ना। इवन रियलाइजेशन प्रॉफिट ऑल्सो बिलोंग्स टू पार्टनर्स, तो ज्यादा पैसा भी पेमेंट हो सकता है। तो सर अगर ज्यादा पेमेंट होने लगा और लास्ट में मान लीजिए 4 लाख ज्यादा पेमेंट हो गया, तो क्या उसे प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन नाम दिया जा सकता है? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, वही है, प्रॉफिट है बोल के ही तो पार्टनर लोग जितना पाता था उससे ज्यादा पैसा हम उसको दे पाए। आंसर इज यस, इट इज प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। तो सर ये टेबल जो अभी हम लोग बनाएंगे, इस टेबल में जो रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस आप बोले आखिरी में आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से भी फिर वही प्रॉफिट लॉस आएगा क्या? यस, सेम प्रॉफिट लॉस आएगा। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड और लेट अस रिवाइज कि ये पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का टेबल बनता कैसे है। नंबर 1, हमें सबसे पहले पता करना पड़ता है कि कितने क्रेडिटर्स हैं और कितने पार्टनर्स हैं। कितने क्रेडिटर्स हैं और कितने पार्टनर्स हैं, कितने आउटसाइडर्स हैं और कितने इनसाइडर्स हैं। सर आउटसाइडर्स कौन कौन हो सकता है? कोई भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कौन कौन आउटसाइडर हो सकता है? हाँ, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, लोन, इस तरह के सारे लोग। और पार्टनर 3-4 जितने पार्टनर हो उतने हो गए ना। होने को तो क्रेडिटर 500 हो जाए, लेकिन उनका क्लास बना दिया जाता है, एक जैसे क्रेडिटर एक साथ रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन्ड्री क्रेडिटर्स, अब जानते हो सन्ड्री क्रेडिटर्स में तो लाखों क्रेडिटर होंगे, पर लाख लोगों का नाम लिख के टेबल थोड़ी बनाएंगे, 1 लाख कॉलम का टेबल, क्योंकि टेबल कॉलमनर फॉर्म में बनेगी, तो 1 लाख नाम लिख के थोड़ी कॉलम बनाएंगे, 1 लाख कॉलम थोड़ी बनेगा। सबको मिला के बोल दिए क्रेडिटर्स, बैंक लोन, पार्टनर्स लोन, ऐसे करके नाम दे दीजिए। नहीं समझे? तो सर क्वेश्चन पेपर में लायबिलिटी साइड को अगर देखा जाए तो फिर उसको देख के हमें पता चल सकता है ना कि कितने कॉलम का टेबल बनाना है। आंसर इज यस, लायबिलिटी साइड में जितने नाम यहां पे उतने कॉलम। क्या बोला? लायबिलिटी साइड में जितने नाम यहां पे उतना कॉलम, और एक लेफ्ट का कॉलम रहेगा पर्टिकुलर्स लिखने के लिए, जहां पे आप सारा भाषणबाजी करोगे। ओके, सो एक पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का टेबल का फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है। देखो कुछ इस तरह का। अब मान लीजिए यहां पे मैंने लिखा लोन, बैंक लोन, कोई भी लोन। यहां मैंने लिखा क्रेडिटर्स, यहां मैंने लिखा 3 पार्टनर का नाम ABC। अब आया पहला क्वेश्चन कि सर अगर पार्टनर की वाइफ का लोन है तो टेबल में कहां जगह मिलेगी? मेरा पहला क्वेश्चन है तुमसे। आंसर तुम्हारे क्वेश्चन का देने के पहले मेरा एक क्वेश्चन है, और वो है क्वेश्चन में पार्टनर के वाइफ के लोन के बारे में क्या लिखा हुआ है? सर बैलेंस शीट में लोन लिखा हुआ है। नहीं, बैलेंस शीट में तो लोन लिखा है तो तुम बोल ही दिए। नीचे क्या लिखा हुआ? क्वेश्चन तो नीचे भी दिया होगा, इंफॉर्मेशन भी तो दिया होगा ना, ये एसेट बिका, इसका पेमेंट हुआ, फलाना ढिकना हुआ, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? सर उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, रादर एक लाइन मिला है कि पार्टनर की वाइफ का लोन पार्टनर के कैपिटल में डाल दो, तो हो गया हिंट। हो गया ना हिंट, कैपिटल में ऐड कर दो, काम खत्म।
सर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो लोन ट्रीट कर लो, जैसे यहां लोन है वो लोन, पार्टनर की वाइफ का लोन और किसी आउटसाइडर का लोन एक बराबर है। पार्टनर की वाइफ आउटसाइडर ही है पार्टनरशिप फर्म के लिए, पार्टनर के लिए तो ज्यादा आउटसाइडर है रियल लाइफ में, लेकिन सॉरी लेकिन पार्टनरशिप फर्म के लेकिन पार्टनरशिप फर्म के लिए तो आउटसाइडर ही माना जाता है। दी एंड, स्टोरी एंड्स। 2, सर पार्टनर लोन का क्या करना है? अगेन सेम क्वेश्चन, नहीं सेम क्वेश्चन, नीचे क्या लिखा हुआ है देखो। सर कैपिटल में ऐड कर दें, मेरा बोलना है क्योंकि पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो इसमें होता क्या है कि अगर पार्टनर कैपिटल और पार्टनर लोन, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बड़ा बात बोलेंगे। मान लो कुछ भी लिखा हुआ ना, अगर कुछ लिख दिया कि लोन को कैपिटल में ऐड कर दो, तब तो मेरा हाथ ऐसे ही बंद गया, सुदर्शन अग्रवाल कांट डू एनीथिंग। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो मेरा क्या मानना है कि लोन का पेमेंट, पार्टनर के लोन का, मान लो ए का लोन है 4 लाख का और ए की कैपिटल है 25 लाख की, एबीसी 3 कैपिटल है 25 और ए का लोन है 4 लाख का। अगर आप ए के लोन को ए के कैपिटल में जोड़ दिए तो 29 25 हो गया, 29 25। अब क्या होगा कि लोन कैपिटल बन गया, कैपिटल के हिसाब से पेमेंट होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि लोन का पेमेंट शुड प्रीसीड द पेमेंट ऑफ कैपिटल, बिकॉज जो लोन दिया है ना, लोन का पेमेंट लास्ट में होगा पर कैपिटल से पहले होगा, सबसे लास्ट में होगा, सारे क्रेडिटर लोगों से लास्ट में होगा पर पार्टनर कैपिटल के पहले होगा। फिर भी पहले तो हुआ ना, तो लोन को कैपिटल के साथ क्यों जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे, एक कॉलम बना देंगे लोन का। और जब लोन का कॉलम बनाएंगे, इधर देखो, ये वाली जगह, हाँ एग्जैक्टली ये वाली जगह, यहां एक कॉलम खड़ा कर देंगे, लोन क्रेडिटर एज लोन, फिर ए बी सी 3 कैपिटल, कॉलम 6 बन जाएगी। आउटसाइडर को पहले पेमेंट कर देंगे, उसके बाद एज लोन को चुका देंगे, उसके बाद ए बी सी कैपिटल को चुका देंगे। क्लियर सर? लेकिन हम लोगों ने ना कई सारे क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट का सम में देखा है, कुछ बोलता नहीं है फिर भी कैपिटल में ऐड कर देता है, वो लोग कर देते हैं, तो वो इंस्टीट्यूट, अरे बाबा वो बॉस है, वो कुछ भी कर सकता है। आप ऐसा मत करिएगा, आप एज लोन को पहले पेमेंट करिएगा, वो बेटर माना जाता है। और अगर आपको मन करे, हालांकि इंस्टीट्यूट करता है तो ऑब्वियसली आप भी करोगे तो आपका मार्क्स वो लोग नहीं काटेंगे, अगर आपका मन करे तो नीचे नोट लिख के करिएगा, बट माई सजेशन डोंट डू दैट। ओके, अब सर पेमेंट करना स्टार्ट करते हैं। करना क्या, टेबल बनाना कैसे है सर? ये देखो ऐसे, सबसे पहले आप इन लोगों का आउटस्टैंडिंग बैलेंस पता करो एज ऑन दी डेट ऑफ डिसोल्यूशन। सर मान लीजिए डिसोल्यूशन का डेट है 1/4/20, यहां पर्टिकुलर्स लिखा हुआ है, यहां पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश लिखा हुआ है, ये टेबल बनाना है। इस टेबल को ही पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बोलते हैं। ग्रेजुअल पीस मील 1 by 1, पीस मील एक एक पीस एक एक बार करके, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन, पीस मील सेल, एक असेट एक बार में बेचेंगे, एक असेट एक बार में बेचेंगे, फिर लायबिलिटी पेमेंट करेंगे। एक आदमी बिजनेस सेल कर रहा अपना, एक होता एक साथ बायर को ढूंढा, पूरा माल बेच दिया, उसको बोलते एंटायर डिवीजन सोल्ड इन वन गो। एक होता पीस मील सेल, एक एक असेट बेचेंगे, एक एक लायबिलिटी चुकाएंगे, ये पीस मील है। ओके, अब यहां पहले लायबिलिटी सब पता कर लीजिए। सर ये तो बैलेंस शीट का फिगर है, ये बैलेंस शीट का फिगर है, ये क्या है? ये बैलेंस शीट के 3 फिगर का टोटल है, बैलेंस शीट के 3 फिगर का टोटल है, कैपिटल, करेंट और रिजर्व्स। कैपिटल, करेंट और रिजर्व्स। और अगर फिक्टिशियस असेट है तो माइनस कर दीजिए, फिक्टिशियस असेट है तो माइनस कर दीजिए। कई आजकल तो बैलेंस शीटों में फिक्टिशियस असेट नहीं रहता है, ज्यादातर बैलेंस शीट एकदम क्लीन रहती हैं, नहीं रहता है, पर अगर हो तो माइनस कर दीजिए। ये वो फाइनल फिगर है। क्लियर? इसका पहले एक वर्किंग बना दीजिएगा। सर कैपिटल तो एज इट इज फिगर कॉपी करना है, करेंट भी फिगर कॉपी करना है, रिजर्व तो सर एक साथ रहता है सारा तीनों का, तो क्या करना है,
पीएसआर में डिवाइड करना है, फिर टीसीएस एसेट को पीएसआर में डिवाइड करना है, एक वर्किंग नोट रफ में बना लेना है, बना करके इसको लिख देना है। सर फिर क्या करना है? फिर ओपनिंग कैश से चालू करना है। अगर सबने बोला, बच्चों ध्यान से, अगर सबने बोला कि मंथ वाइज, जनरली क्या होता है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन में, महीना भर असेट बिकता है, महीने के एंड में एक बार लायबिलिटी का पेमेंट होता है। मंथ बाय मंथ क्वेश्चन चलता है। कोई कोई क्वेश्चन जब स्मार्ट होता है तो वो डे बाय डे भी चलवा देता है, बट डे बाय डे इज अ हार्श थिंग, मतलब स्टूडेंट लोगों के नहीं देता, स्टूडेंट लोगों की जिंदगी में। पर अगर डे बाय डे तो सिचुएशन यही रहेगा जो मंथ बाय मंथ का सिचुएशन है। ठीक है, तो मान लो मैं मंथ बाय मंथ की बात करता हूं। अब अगर सबने बोला मंथ बाय मंथ कहानी करनी है तो समझ जाना कि पहला पेमेंट अप्रैल के एंड में करना है, क्योंकि अप्रैल का बिगिनिंग आपका डिसोल्यूशन का डेट है। आपको बोला गया इस दिन डिसोल्यूशन हुआ है, तो अप्रैल के एंड में आप पहला पेमेंट करोगे। अब अगर क्वेश्चन में बोला कि अपने पास ओपनिंग कैश है 20 लाख और अप्रैल के महीना में मैंने प्लांट एंड मशीनरी बेचा 12 लाख में और अपने पास 32 लाख है, तो अपन 32 लाख का पेमेंट पहला मंथ में कर देंगे। और अगर अपने को बोला प्लांट एंड मशीनरी बिका मई महीना में, तो अप्रैल में 20 का पेमेंट कर देंगे, मई में 12 का कर देंगे। अपने कौन सा जगह खत्म हो गया? अपन का मई का जगह तो खाली है, नीचे लिखेंगे। तो ये स्टोरी अपना अप्रैल का होगा, तो टॉप पे यहां अप्रैल लिख दीजिएगा। मान लो ये सीन है, 32 लाख का पेमेंट करना है। पहले क्वेश्चन से पूछिएगा क्या कोई खर्चा के लिए कैश बचा कर रखना है, क्योंकि खर्चा भी तो होता रहेगा ना, और खर्चा का तो यहां कोई कॉलम बनाए नहीं हो, यहां तो लायबिलिटीज के कॉलम है, और खर्चा तो अचानक आ जाएगा, खर्चा तो एस्टिमेट नहीं कर पाओगे, ये तो रियल फिगर है। तो उसके लिए कुछ लिक्विडेटर लोग क्या करते हैं, कुछ पार्टनर लोग जो स्मार्ट होते हैं वो इसमें से कुछ रुपया सेव कर लेते हैं, उसको बोलते हैं सेट असाइड। क्या बोलते हैं? सेट असाइड। सुदर्शन अग्रवाल का भी शॉर्ट फॉर्म है, देख। ऐसे ही मैंने अचानक याद आया, ऐसा नहीं कि प्लान करके आए थे। सेट असाइड अमाउंट, मान लो सेट असाइड अमाउंट 5 लाख, क्या चीज के लिए? पे करने के लिए, लिक्विडेशन का खर्चा पे करने के लिए, डिसोल्यूशन का खर्चा। अच्छा, कई बार क्या होता है ना बेटा, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश किसी बाहर वाले से करवाते हैं, कई बार पार्टनर खुद करता है। जैसे एक पार्टनर मान लो इंटेलिजेंट पार्टनर है, नहीं समझे, तो उससे करवा लेते हैं। और कई बार क्या होता है बाहर वाले को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते, तुम कर दे। ओके, तो मान लो अगर 5 लाख खर्चा के लिए सेट असाइड किया तो अपने पास बचा 27 लाख। अब इस 5 लाख को ना भूल मत जाना, इसको ध्यान देना कि कब इसका पेमेंट हो रहा है, और पेमेंट अगर ज्यादा हो रहा है जिस महीना में ना, और कैश निकाल लेना, और पेमेंट अगर कम हुआ ना तो कैश में ऐड भी करवा देना, इसको छोड़ मत देना। मेजॉरिटी स्टूडेंट का ये मिस्टेक होता है। एक बार 5 लाख सेट असाइड किया, बाद में चेक ही नहीं किया, कि बाद में लिखा था कि 4,20,000 खर्चा हुआ, तो 4,20 खर्चा हुआ तो 80,000 रुपया बचा है, तो उसको भी तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर लोगों में कि नहीं करोगे? तो वो भूलना मत, दैट इज अ प्राइम एरर का जगह। अब आइए पेमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो मान लो क्वेश्चन ने बोला कि 27 लाख का जो पेमेंट है, पहले लोन को पेमेंट होगा क्योंकि लोन सिक्योर्ड है। अब ये भी नहीं पता सिक्योर्ड क्या चीज पे है। अगर सिक्योर्ड क्या चीज पे है बता देता तो वो बिकने से लोन का पेमेंट होता, और अदरवाइज लोन और क्रेडिटर पैरी पैसू, मतलब दोनों का दे बराबर राइट रहेगा, दोनों को बराबर पेमेंट करेंगे। लेकिन वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि उतना बोल दे तो क्लियर हो गया सम। मान लो वो नहीं बोला, पर इतना बोला कि, थोड़ा स्लो स्लो बोलेंगे ना, कि लोन का पेमेंट पहले होगा क्योंकि वो सिक्योर्ड है। तो आप 27 लाख उठा के पेमेंट कर दीजिए। यहाँ पे मंथ आपका खत्म हो गया। ध्यान रखिएगा आपके पास 5 लाख रुपया बचा हुआ है। क्या चीज के लिए? खर्चा पे करने के लिए, है ना, रिटेन की। अच्छा, कई बार कंपनियां क्या करती हैं, खर्चा के लिए भी रिटेन करती हैं और 25-30 हजार रुपया क्लोजिंग बैलेंस भी रख के रखती हैं अलग से। तो 5 की जगह 5-25 रख लीजिएगा, माने कैश रिटेन्ड फॉर एक्सपेंस और कैश रिटेन्ड ऐसा भी कर लेती हैं। तो उसमें कोई डिफरेंस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है। अब आया मई का महीना, जिस दिन बुरी घटना हुई थी मेरे साथ, जिस महीने में क्या हुई होगी? मेरी शादी। थैंक यू। आइए
अब आइए मेक अप, डन, गुड बॉय। नाउ मे का महीना आया एंड आई माने मेरा ये पार्टनर कुड सेल से लैंड एंड बिल्डिंग, और लैंड एंड बिल्डिंग बिका मान लो 70 लाख रुपए में। अच्छा, इन बिटवीन आप 60 को माइनस करके इसको 33 कर दीजिएगा, इसको 50 रिफ्रेश करते जाइएगा इसको। हाँ, जैसे कंप्यूटर रिफ्रेश होता है ना, रिफ्रेश बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको कंप्यूटर में, रिफ्रेश बोलते हैं ना। हाँ, तो वैसे इसको रिफ्रेश करते जाइएगा हर महीना, जितना जितना जिसका पेमेंट हुआ अगला महीना के बिगिनिंग में एकदम नहा धो के बाबू लोग आ गया पैसा लेने के लिए। सो दीज पीपल आर कमिंग एवरी मंथ टू आवर ऑफिस टू टेक मनी। ठीक है, तो ये ओपनिंग बैलेंस करके लिख दीजिएगा मे का। अब लैंड एंड बिल्डिंग 70 लाख में बिका, खर्चा अपने पास 5 लाख पहले से रखा हुआ है, उस पर अभी दिमाग नहीं लगाना, जब लगाने की बात आएगी मैं कर दूंगा। अब आपको पहले इसको 33 दे दीजिए, इसको 50 देने की कोशिश कीजिए। आगे आपको बोलना है, नहीं दे पाएंगे 37 दे के खत्म कर दीजिए। सर अगर दोनों का बराबर राइट होता तो रेशियो में बांट देते 33:50, 60:50, समझ रहे जो। हाँ, पेमेंट कर दिए सर। अब आ गया जून का महीना, 100 रुपया देंगे तेरे को खाली तेरे को। जून के महीने में भी एक खतरनाक चीज मेरे साथ हुई थी, बताओ क्या। गेस किया ना, वो बढ़िया गेस किया, तो मैंने दूसरा गेस करने बोला। जल्दी बोल रहे, 100 रुपया तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरी वाइफ पैदा हुई थी। आइए ना, जून के महीने में, साला ये रिकॉर्डिंग अगर देख लिए ना वाइफ बवाल कर देगी, हम बता रहे हैं ना। जून के महीने में मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस आर नील। अरे तुम चुप रहो बेटा। 13, हंसी को मजाक का बात उतनी ही देर खत्म। नहीं समझे आप, परेशान हो क्या है, थोड़ा सा मेरे को लगा कि खुश कर दें आप लोगों को। आप स्माइल कर दिए, और क्या चाहिए बताओ। 13, 70, 50, 30। जून के महीने में हम लोगों ने बेचा मान लो स्टॉक और डेटर्स। स्टॉक बेचा 70 लाख का, डेटर बेचा 50 लाख का, घर में आया 120 लाख रुपया। ओब्वियसली 13 लाख रुपया इसको चुका दिए। अब अपने पास बचा 107। अच्छा, आप यहां पर भी लिख सकते हो, जैसे 13 पेड, यहां 13 लिखा ना, यहां भी 13 लिख सकते हो अंदर में, तो हिसाब रहेगा। जैसे तो हम लोग को तो हिसाब मन में रखना पड़ रहा है ना, तो यहां भी लिख सकते पेड 13 और यहां 13। ये तो 13 लिखना ही पड़ेगा, ये 13 लिखते हैं हिसाब करने के लिए। तो कुछ बच्चे मन में हिसाब करते हैं, कुछ यहां लिख के भी हिसाब कर लेते हैं। तो आपको यहां भी पेड 13 लिखना है, नो प्रॉब्लम। बचा हुआ 107। अब करना क्या है सर, 107 को तीनों पार्टनरों में बांटना है। इन बिटवीन अगर पार्टनर्स लोन रहता, यहां पे छठा कॉलम, शुरू से तीसरा कॉलम, टोटल में छठा कॉलम, तो पहले उसको पेमेंट करके फिर पार्टनर लोन का पेमेंट। पर पहले मतलब इन दोनों को पेमेंट करने के बाद। ये सब हम बोल चुके हैं मेरे बच्चे, है ना। तो अब सर 107 लाख आपके पास है, 3 जन को पैसा देना है। 3 जन का नाम है, तुम यार 100 रुपये जीत नहीं पाया, बता। इतना सिंपल एग्जाम्पल था यार, सिंपल था कि नहीं पहले ये बता। तो तुम बोला नहीं यार, तुम सकता नहीं, एकदम बढ़िया बात था। इतना बढ़िया बात बोल के हमको तुम खुश किया। अभी बाद में सब आता रहेगा, मतलब स्पॉन्टेनियसली मेरे पास आता है ये सब बात, मैं बोल देता हूँ बस, और कुछ नहीं आया पूरी दिन भर में, उसके बाद तो हम कुछ कर नहीं सकते। जैसे पिछले 2 क्लास में कुछ आया ही नहीं दिमाग में। ओके, तो 107 लाख अपने पास क्या है, कैश है, 3 जनों को देना है। यहां पे आता है या तो एक्सेस कैपिटल मेथड या मैक्सिमम लॉस मेथड, या तो ईसी या एमएल, एक्सेस कैपिटल मैक्सिमम लॉस। अगर क्वेश्चन चुप है तो एक्सेस कैपिटल शुड बी योर यूज और नेम ऑफ द मेथड दैट यू आर गोइंग टू यूज, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। और अगर क्वेश्चन बोल दिया तो फिर अकॉर्डिंगली उसी मेथड को यूज करेंगे, तो बोल दिया है। तो मैं आपको इसी 107 लाख रुपया को इन 3 पार्टनर लोगों को दोनों मेथड से पेमेंट करने का तरीका बता रहा हूं।
आप यहां पर ऐसे ही छोड़ दीजिएगा एक बार, ये वर्किंग बनाइएगा। ये वर्किंग मैं पहला वाला एक्सेस कैपिटल से बना के दिखा रहा हूं। डन सर, क्या करना है? पहले ये आउटस्टैंडिंग, ये टेबल वर्किंग है, वर्किंग नोट नंबर 1, पेमेंट ऑफ 107 इज द हेडिंग। ठीक है, पहले ये आउटस्टैंडिंग लिख के 3 कॉलम खड़ा कर दीजिए, तीनों का पीएसआर लिख दीजिए। मान लो पीएसआर है 5:2:1, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कर दिए। इसका कोई नाम देने की जरूरत नहीं है, कोई नाम मत दीजिएगा यहां पे पीछे में लिखने के लिए, कोई नाम नहीं, इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। छोटा को सर्कल कर दीजिए, सर्कल करके लाइन जरूर टान दीजिएगा। लाइन टानने से आप सेफ रहेंगे, इसलिए लाइन टानते हैं। लाइन टानने का कोई मार्क्स नहीं है। क्यों लाइन टाना मैं बता रहा हूं। अब 14 को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीनों से। ये सोचा गया कि ये जो जिसकी कैपिटल तुमको सबसे बड़ी दिखाई दे रही है, एक्चुअल में उसकी कैपिटल सबसे छोटी है। क्योंकि 70 अमाउंट में ना बड़ा है, 70 5 शेयर के लिए है। 5 शेयर प्रॉफिट शेयर, 5 शेयर के लिए 70 है, तो 1 शेयर के लिए तो बंदे ने 14 लाख ही दिया है। इसने 2 शेयर के लिए 50 दिया, तो 1 के लिए तो 25 लाख ही दिया है। इसने 1 के लिए 30 लाख दिया है। तो बड़ा पार्टनर तो ये हुआ ना, रईस पार्टनर। तो अब अगर छोटे पार्टनर को बेस बनाएं तो इन तीनों पार्टनर का 70, 28 और 14 कैपिटल होना चाहिए था। तो सबसे गरीब मानुस को, मामाटी मानुस, गरीब लोग, उसको बेस बना के सबका कैपिटल पहले निकाल लो। इसको बोलते हैं रिलेटिव कैपिटल। क्या बोलते हैं? रिलेटिव कैपिटल। यहां नाम लिख दोगे तो अच्छा है, नहीं भी लिखने से कोई मार्क्स कटता नहीं है। अब 1 से 4 को माइनस कीजिए। क्यों लाइन टाने समझे हम यहां पे, ताकि ये माइनस नहीं हो जाए। 70 से 70 माइनस किए, नील 22 16। इसको बोलिए एक्सेस कैपिटल। सोचिए क्यों? जिसको 28 लाना था वो 50 लाख के रखा है या पाता है, तो 22 उसने ज्यादा दे रखा है। इसको 14 लेना था, लाना था, 30 लाया हुआ है, 16 ज्यादा दे रखा है। अब इसको मान लीजिए ये है, ये रो में जो फिगर है ना, अब ये फिगर मान लीजिए। क्योंकि अब 2 जन का एक्सेस कैपिटल आया, अब 2 में से किसका एक्सेस है वो पता करना है। अगेन आप इसको मत बोल दीजिएगा, बड़ा देख के मत बोलिएगा, शेयर वाइज निकालना है। रुक जाओ, ठीक है ना बेटा? तो अब इसको वापस से कैलकुलेशन करना है, एक्सेस कैपिटल में किसका एक्सेस है। तो अब इसको कैपिटल मान लीजिए, वापस से वर्किंग कर लीजिए। डिवाइड कर लीजिए, छोटे को सर्कल कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। रिलेटिव कैपिटल नाम लिख दीजिए वापस से। फिर से 1 से 4 को माइनस कर दीजिए। 1 से 4 को माइनस करना है, माइनस कर दीजिए। नील और 5, नील और 5। अब मैं आपको 5 का सिग्निफिकेंस समझाता हूं। 5 का सिग्निफिकेंस ये है कि इस बंदे को, जिसके नीचे 5 आया है, इस बंदे को अगर 5 लाख दे देते हैं ना, तो ये दोनों बंदे पैरिटी पे आ जाएंगे। कितना देरी का चीज करे बाबा? 50-25 2:1, 50-25 2:1। अब आइए मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस समझाता हूं, 11 और 22 का। इसको 5 देने के बाद ये 25 हो गया, ये 50 है,
अब आप इसको 11 और 22 दे दीजिए, 5 देने के बाद 11 माने 16 टोटल। 11 दीजिए इसको, कितना बचा? 14 माइनस करो, मैं दिखाना चाहता हूं। 14 इसको दीजिए 22, 28। 14 का राइमिंग बना टेबल। 14 का 14, 14 दूनी 28, 14 25 70। 5:2:1। मैं भाषण नहीं दिया, मैंने आपको बताया कि पहला पैसा इसको दो, दूसरा पैसा इन दोनों को 2:1 में दो, और फिर आखिरी पैसा तीनों को 5:2:1 में दो। ये टेबल का जब कंप्लीट हो जाता है, जब यहां पे आखिरी में नंबर आ जाते हैं, आखिरी में एक कॉलम के नीचे एक नंबर, कई बार एक दो कॉलम में दो नंबर भी आ जाते हैं, वही एक्सेस होता है दोनों का, माने किसी का भी एक्सेस नहीं रहता दोनों में से। तो आप पहले लास्ट कॉलम वाला अमाउंट को पे कर दीजिए, फिर उसके ऊपर वाला कॉलम का। अपने पास कितने पैसे हैं? 107। पहले 5 दे दीजिए इसको, 102 बचा। फिर 22 दे दीजिए और 11 दे दीजिए, 69 बचा। 5:2:1 में दे दीजिए। बस अब मत करो, हो गया। दे दिए यहां पे। देने के बाद वापस से रिफ्रेश बटन दबा दीजिए, ओपनिंग बैलेंस वापस से लिख दीजिए। जो भी ओपनिंग बैलेंस आया वो रखिए यहां पे, नहीं समझे? वापस से रुपया आएगा आपस से आपके पास, वापस से पेमेंट कीजिए। क्लियर? अब एक बार आपको यह ध्यान रखना है कि एक बार अगर आप तीनों पार्टनर को पेमेंट कर दिए, मतलब जैसे 5 भी चुका दीजिए, 22 और 11 भी चुका दिए, और 5:2:1 में भी कुछ पेमेंट कर दिए, तो इसका मतलब अब जो आउटस्टैंडिंग बचेगा ना, वो 5:2:1 में ही बचेगा। तो अब आप अगली बार जब आपके पास पैसे आएंगे ना, तो आपको टेबल टाबल बनाने की जरूरत नहीं। ये टेबल इनफ टेबल है आपको एंड तक ले जाने के लिए। अब आप बोलेंगे सर मेरे पास खाली 4 लाख रुपया ही था, यहां जो 107 अपने पास था ना, मान लीजिए खाली 4 ही है, तो खाली इसको दे दीजिए 4 लाख रुपया, फिर रिफ्रेश कर दीजिए टेबल को, फिर सर और 9 लाख आया, उसका 1 लाख दे दीजिएगा और बचा 8 लाख, उसको हाँ 2:1 में तब तक देते जाइएगा जब तक एक का 22 लाख, एक का 11 लाख पेमेंट नहीं हो जाए, और फिर उसके बाद लास्ट में 5:2:1 होता जाएगा। लेकिन मान लो इन तीनों को पेमेंट किए, 5:2:1 में पेमेंट किए, और पेमेंट करने के बाद, ऐसे हाइपोथेटिकल अमाउंट ले रहा हूं, रॉन्ग अमाउंट, मान लो पेमेंट करने के बाद इसका बचा 30, इसका बचा 12, इसका बचा 6, 5:2:1 में ही है, ठीक है। और मान लो ये मंथ आया अगस्त, ठीक है। अब अगस्त में क्या हुआ कि एक तो हम लोग बेचे, मान लो बिल्स रिसीवेबल, हम लोगों को 12 लाख रुपया मिला, और एक वो जो खर्चा के लिए 5 लाख साइड किए थे ना, उसमें से 2 लाख रुपया बचा, तो टोटल 14 लाख आया। अब 14 लाख को 5:2:1 में बांट दीजिए फिर से, नहीं समझे? अब मान लो 5:2:1 में बांटे तो ऐसे बचा 25, 10 और 5, 5:2:1 ऐसे लिख रहे हैं। अब मान लो कोई एक तो इक्विपमेंट बिका 6 लाख का, और सब में बोला कि ए ले लिया है, ए ले लिया, तो ये मतलब इंस्टीट्यूट ने तुमको परेशान करना चाहा, ये उनका गेम प्लान रहेगा। हर क्वेश्चन में ये नहीं दिया माने इंस्टीट्यूट तुम्हारे प्रति सॉफ्ट है, ये अगर दिया तो अपनी नॉर्मल औकात में है।
तो कोई ना कोई इक्विपमेंट, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट, कोई ना कोई फर्नीचर, कोई ना कोई प्लांट, कोई ना कोई पार्टनर लेके जाएगा। वो भी पूरा सेटल होने के बाद, जब तुम 5:2:1 में धाए धाए पेमेंट करना स्टार्ट कर दिए थे, उसके बाद ये कर्मकांड होगा तुम्हारे साथ। अब ले गए मान लो, तो दे दो पेमेंट उसको 19, 10 और 5, और अगली बार अगर पैसा आए फिर से टेबल बनाओ, क्योंकि अब एक्सेस कैपिटल बिगड़ गया है। क्योंकि पैरिटी पे तुम तो 5:2:1 में ले आए थे, अब किसी को तुमने दे दिया पेमेंट, तो वो तो छोटा हो गया जिसको तुमने पेमेंट दे दिया, बाकी लोग रह गए बड़े, तो अब उनकी कैपिटल एक्सेस आ जाएगी। जिनको पेमेंट नहीं मिला, ओ हेलो, उनकी कैपिटल अब एक्सेस आ जाएगी। तो अकॉर्डिंगली फिर से टेबल बना लो, फिर से सारी कहानी कर लो, क्या प्रॉब्लम है? डन? अब आइए यहां पे मैं आपको एक दो बात सुनाता हूं। मान लो अपने पास 107 लाख रुपीज है। कितना? 107। अपन किसको पेमेंट करने जा रहे हैं? पार्टनर लोगों को। क्या? पार्टनर लोगों को एक्सेस कैपिटल मेथड लगा के किसी को भी पेमेंट करने जा रहे हैं। पार्टनर लोगों को देंगे। क्वेश्चन ने बोला कि जो बंदा पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है उसका नाम है मिस्टर ए। क्या नाम है? मिस्टर ए। पार्टनर ही कर रहा है ये काम, और मिस्टर ए को बोला गया है कि तुम पार्टनर लोगों को, इंक्लूडिंग ए, तुम पार्टनर लोगों को जितना रुपया देगा उसका 10% कमीशन तेरा। और ये जो कमीशन है ये तुम्हारा कैपिटल का पेमेंट नहीं है, ये तुम्हारा इनकम है अलग से। तुम जो इतना जिम्मेदारी निभा रहा है, हम तुमको उसका पेमेंट कर रहे हैं। जितना पैसा यू विल बी पेइंग टू द पार्टनर्स, यू विल टेक 10% कमीशन। मतलब अगर एबीसी को 100 रुपया देता है, अगर 100 रुपया, तो 10 रुपया खुद रखेगा, 90 दे के 110 नहीं रखेगा। पेमेंट मेड टू द पार्टनर का 10% लेगा वो। तो आप इसको 110 पकड़ लो। हाथ देखो, हाथ देखो, हाथ। इस 107 लाख रुपया को 110 पकड़ लो। टेबल में ऐसे लिख लो, 107 है तो 107 आया तो हेलो, यहां लिखो एस कमीशन 107 इंटू 10/110 9.73। तो ये रहा 107 माइनस कर दिया 9। ये अंदर में माइनस करना रे, कैपिटल में माइनस मत कर देना। ये इनकम है, ये वो घर ले गया पहले फिर बांटा हम लोग को। तो ये 9.73 अंदर, कमीशन हमेशा अंदर माइनस होगा, टेबल के बाहर नहीं, पर्टिकुलर्स में। कई बार यहां पे भी कमीशन पेमेंट होता है। जितना असेट बेचेगा उसका 10%, तो 12 लाख का 10% ले लेगा वो। असेट बेचा उसका 10% में आफ्टर चार्जिंग नहीं होता है, बट पेमेंट मेड टू द पार्टनर्स में आफ्टर चार्जिंग का लॉजिक समझ में आया होगा। आप लोग को आफ्टर चार्जिंग बोलते हो 10/110 को, तो मेरे को तो गुस्सा आता बोलने में, पर आप लोग को आदत पड़ा हो तो ठीक है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। तो माइनस कर दिए 107 माइनस 9.73, बचा 97.27। यहां लिख रहा हूं। अब इंस्टेड ऑफ पेइंग 107 टू द पार्टनर्स, ही विल पे 97.27 to the partners in the same manner as has been discussed with you. ठीक है। अब हम पढ़ाते हैं आपको दूसरा वाला कि ये सब एक्सेस कैपिटल की जगह अगर मैक्सिमम लॉस का होता तो क्या होता। हाँ, दोनों आता है। मान लो कैपिटल है 70, 50 और 30। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:2:1। मान लो हम लोगों के पास कैश है 30 लाख रुपया, समझ लो 50 लाख रुपया। कितना? तीनों पार्टनरी कैपिटल 70, 50, 30। अपन को मेथड कौन सा यूज करना है?
मैक्सिमम लॉस। जो 107 था उसको चेंज कर दिया जानबूझ के, 50 कर दिया। ठीक है, अब सर ये पेमेंट किसको करना है? पिछली बार तो आपने बोला था सी को 5 लाख कर दीजिए, फिर 22 लाख और 11 लाख बी और सी को कर दीजिए 2:1 में, फिर तीनों को कर दीजिएगा 5:2:1 में। अभी कैसे चलेगा? अभी थोड़ा अलग स्टाइल है। अगेन रफ में टेबल बनेगा, अंदर में पर्टिकुलर्स में आप लिखोगे कैश अवेलेबल, फिर आप लिखोगे टोटल। पहले लिखना टोटल कैपिटल, पहले कैश मत लिखना, चलो पहले लिखो टोटल कैपिटल 150, फिर लिखना कैश अवेलेबल 50। ये जो 100 लाख है इसको बोलो लॉस। Sir, why the word maximum loss? The word is maximum loss because we are believing, we are assuming that this realization is the last realization. पर सर अभी तो बिल्डिंग बिकना बाकी है, प्लांट बिकना बाकी है, मशीन स्टॉक बाकी है। हाँ, तो हर रियलाइजेशन को हम लास्ट रियलाइजेशन सोच के कैलकुलेट करेंगे। The concept of the calculation is that each realization is considered to be the last realization. It may not be, but we will do that way only. 100 लाख को 5:2:1 में बांट देंगे। मान लो 5:2:1 में बांटे तो 63, 37 ना, 25, 13 को 12 कर देते हैं, राउंड ऑफ करके लिख रहा हूं। सर ये आप क्या किए? कुछ नहीं, मैक्सिमम लॉस आया ना, तो एक तरह का रियलाइजेशन का लॉस मान लिए। रियलाइजेशन का लॉस पीएसआर में जाता है, पीएसआर में चला गया, माइनस कर दिए। 70 माइनस 63 9, 7, 50 माइनस 25 25, 30 माइनस 12 18। ये पेमेंट होगा। ये पेमेंट है। ओ सर कैपिटल आउटस्टैंडिंग, फिर कैपिटल आउटस्टैंडिंग माइनस कैश अवेलेबल लॉस। लॉस को तीनों पार्टनर में बांट दिए पीएसआर में, जो बचा बस पेमेंट कर दें। यस सर ये तो ठीक है, मैक्सिमम लॉस ठीक है। सर अगर आप इतना इतना पेमेंट कर दिए मान लीजिए, तो ये पेमेंट क्या अपना 50 लाख है? जोड़ लो, वही तो माइनस किया। देखो ना, देखो दिस माइनस दिस, देखिए तो दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस। इफ दिस इज दिस तो वो 150 माइनस 100 इक्वल टू 50 नहीं होगा? करिए 100 और 50 का ही तो पेमेंट होना था, तो हमें फिगर मिल गया किसको किसको कितना पेमेंट होना है। बस यही पेमेंट उठा के चिपका दीजिए, और जैसे ही आप इतना पेमेंट कर देंगे ना, इसी में से तो करेंगे ना 70 50 30 पेमेंट कर दिया, इतना इतना इतना, तो बचेगा इतना इतना इतना। अब ये जो इतना इतना बचेगा वो पीएसआर है, वो ऑलरेडी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है, देख लो। अब अगर वो पीएसआर में है तो अगला बार ये टेबल बनाने की भी दरकार नहीं है। अगला बार रुपया मिलेगा ना, तीनों को पीएसआर में बांट देना। लेकिन क्या जिंदगी इतनी आसान है? नो। तो सर ये लोग क्या करेंगे हम लोग के साथ? यहां पे नेगेटिव आएगा, सर नहीं समझे मतलब? नेगेटिव आएगा, बताओ हो सकता है कि नहीं? नेगेटिव आएगा, हो सकता है कि नहीं? आइए मैं दिखाता हूं, कैपिटल चेंज कर रहा हूं, नेगेटिव ला के दिखाता हूं। हाँ, मान लीजिए पैसा पाते हैं लोग 100 60 40, क्या 100 60 40 कितना हुआ ये? 200 नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1। ये कैपिटल आउटस्टैंडिंग है।
टोटल कैपिटल। कैश है इनके पास 20, दादा एक बात दाड़ान, इसको 0 लाके नहीं देना चाहता था, थोड़ा सा मेहनत करवाना चाहता था, इसलिए ऐसा किया। क्यों? दोनों को चेंज कर दिया अकॉर्डिंगली। देख ठीक कर दिया, छोड़ना कैलकुलेशन, छोड़ना यार कैलकुलेशन। रिवीजन में भी कैलकुलेशन देखेंगे तो कैसे चलेगा? सम्स तो इतना सारा किए हैं। सर अभी क्या करना है? तुम बता क्या करना है? मैक्सिमम लॉस आ गया, पीएसआर में बांट दिए, पैसा अपने पास 20 लाख है, इन दोनों को 30 लाख और 10 लाख देना, इससे 20 लाख लेना है। ऐसा तो होता नहीं है, 20 लाख ही देना है। नहीं समझे? अपने पास 20 लाख है लेकिन यहां नेगेटिव आ गया। नेगेटिव रॉन्ग नहीं है। नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि 20 लाख रुपया देने आए, 30 और 10 40 लाख देना मिला और 20 लाख लेना मिला। यह लिया नहीं जाता ऐसे, देना तो 20 लाख ही है। तो सर क्या करेंगे? इसको बोलेंगे तेरा डेफिशिएंसी। क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी। इन दोनों में बांटेंगे यूजिंग कैपिटल रेशियो, गार्नर वर्सेस मर्रे। इसको इंसॉल्वेंट मान के, सर अगर सब में बोला इंसॉल्वेंट नहीं है तो भी वो रूल बना दिया गया है, इसको इंसॉल्वेंट मान के इन दोनों में डिवाइड कर देना है। बोलूं आगे? तो मैंने पता किया, मैंने देखा कि इनका जो कैपिटल रेशियो है, कैपिटल रेशियो या तो ये होगा, बोलो तो या तो ये होगा या फिर फिक्स्ड कैपिटल होगा बैलेंस शीट में अलग से। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो यही होगा। सोचो क्यों? क्योंकि यही आउटस्टैंडिंग कैपिटल था फर्स्ट बार का, ये फर्स्ट बार का ही है। तो आपको आउटस्टैंडिंग कैपिटल निकालना बताया गया है, कल ही तो रिवीजन क्लास में बताए थे। तो मान लो कैपिटल रेशियो है 4:1। कितना है? 20 लाख को 4:1 में डिवाइड कर दो। डेफिशिएंसी ऑफ सी 4:1, 16/4 माइनस कर दो 14 और 6, इसको नील लिख देना। आ गया। एक अगर नेगेटिव यहां आता है ना टेबल में तभी प्रॉब्लम है। अगर तीनों पॉजिटिव आ गया ना, या दोनों पॉजिटिव आ गया, या एक भी पॉजिटिव आ गया, मतलब लास्ट में नेगेटिव अगर नहीं रहा, तेरा जिंदगी आसान है। तो सर क्या करना है? बस पेमेंट कर दो। 20 लाख ही तो पेमेंट करना था। 14 लाख एक जन को, 6 लाख दूसरे जन को दे दो। ये इस तरीके से टेबल बनती है। क्लियर? अगली बार फिर टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये टेबल मीनिंगलेस है। ये एक बार काम आती है, एक बार बनाओ, एक बार काम आएगी। फिर अगली बार रुपया आएगा, फिर ये टेबल बनाओ। लेकिन अगली बार जब रुपया आएगा तब तक कैपिटल का अमाउंट बदल गया होगा, क्योंकि आप इस पेमेंट को मेन टेबल में जाके लिखेंगे ना, तो मेन टेबल में ही कैपिटल बदल जाएगा। अगली बार फिर से ये टेबल बनेगा। जानते हो ये टेबल कब नहीं बनाना पड़ता? जब नेगेटिव आना बंद हो जाता है। क्या बोला फिर से? क्योंकि जैसे ही नेगेटिव आना बंद होगा वो पीएसआर बन जाएगा। मैंने आपको दिखाया था पीछे में, वो पीएसआर बन जाएगा तो फिर पीएसआर में पेमेंट करना चालू कर देना। ऐसे करके लास्ट पेमेंट जब खत्म होगा, टेबल भी तेरा खत्म हो जाएगा। इसमें और कोई नॉलेज नहीं है अलग से। और वो जो लास्ट पेमेंट खत्म होने के बाद, लास्ट पेमेंट खत्म होने के बाद जो कैपिटल में पैसा बचा, मान लो बचा 10, 5, 3, ये लॉस है।
मान लो ज्यादा दे दिए 40, 20 और 10, ये प्रॉफिट है। सर ज्यादा दे दिए मतलब हाँ, जितना कैपिटल था उससे ज्यादा पेमेंट हुआ है तो मतलब ही प्रॉफिट हुआ है, तो फिर वो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन है। तो लास्ट में लिख दीजिएगा लॉस ऑन रियलाइजेशन या प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश में अपने पास और कुछ बोलने के लिए नहीं है। दोनों मेथड मैंने आपको सेम टेबल से रिवाइज करवा दिया। कैन आई ड्रॉप इट नाउ? Now my last topic of partnership is amalgamation of two firms. क्या बोला? Amalgamation of two firms. एक फर्म का पार्टनर लोगे AB और एक फर्म का पार्टनर लोगे CD। दोनों अपना अपना फर्म चला रहा है, दो सीए फर्म है मान लो। दोनों बोला बड़ा सीए फर्म करेंगे। सबसे ज्यादा अमलगमेशन वो फर्म सीए फर्म्स का होता है। सबसे ज्यादा पार्टनरशिप का बिजनेस सीए फर्म का है। दुनिया में इतनी पार्टनरशिप और कहीं नहीं है जितने सीए फर्म्स की है। सीए फर्म्स और लॉयर फर्म्स, दे आर ऑल पार्टनरशिप फर्म्स। पार्टनरशिप से ही वेंचर है, कंपनी बनाना अलाउड नहीं है सीए लोगों को। तो पार्टनरशिप फर्म इंडिया में ऐसे चलता है, शेयर इशू करके आप नहीं कर सकते सब काम। जो भी वो कंपनी माने इंस्टीट्यूट का लिमिटेशंस है। अभी कुछ रिलैक्स किया होगा अलग बात है, मेरे को मालूम नहीं, बट ये स्टोरी है। आइए सुनाता हूं। सर दो फर्म ए बी और सी डी, इन्होंने डिसाइड किया हम लोग अमलगमेट करेंगे। अब अगर दो फर्म अमलगमेट कर रहे हैं ए बी और सी डी, हाँ, तो आपके पास देखो दो तरीका है अकाउंटिंग करने का। देयर आर टू प्रोसेसेस जिससे आप अमलगमेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हो। प्रोसेस नंबर ए, इसको अमलगमेशन के एस 14 में घुसा दो। अमलगमेशन के एस 14 में जो कल रिवाइज कराए थे। हाँ हाँ, अमलगमेशन के उसमें घुसा दो। तो सर मतलब परचेज कंसीडरेशन निकलवा लें, नेटो गुडविल पीसी करवा लें, नया फर्म को परचेजिंग कंपनी बोल दें, परचेजिंग फर्म, ओल्ड फर्म्स को वेंडर फर्म्स बोल दें, परचेजिंग फर्म 3 एंट्री मार ले, वेंडर फर्म 3 अकाउंट खोले, रियलाइजेशन अकाउंट और वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टाइप का, बुक्स क्लोज करने वाला, वैसे करके पूरा प्रोसेस में डाल के पूरा लंबा प्रोसेस का अकाउंटिंग करवा दें। आंसर इज यस, कर सकते हो, बट इट्स वेरी लेंदी, वेरी टाइम कंज्यूमिंग। एंड इंस्टीट्यूट ने एक बहुत सस्ता रास्ता दिखाया, बहुत सस्ता। मैं तो ये बोलता हूं कई बार कि साला ये सस्ता रास्ता अमलगमेशन में भी करवा दो, तो कहां टाइम कम लगेगा बच्चों को अमलगमेशन का सम बनाने में। बट अमलगमेशन तो एस 14 से सॉल्व होगा, तो उपाय नहीं है। तो सर करना क्या है? देखो क्या करना है। अमलगमेशन ऑफ टू फर्म्स का आप अकाउंटिंग प्रोसेस सीख रहे हो इजी तरीके से। ओके, अब आइए इजी तरीका क्या है। इजी तरीके में 2 पार्ट आपको काम करना है। काम नंबर 1, ओल्ड फर्म्स का बुक्स क्लोज करना है। सर ओल्ड फर्म्स कौन है? तो पहले ए बी को पकड़ते हैं, ए बी का बुक क्लोज करते हैं। ए बी जैसे क्लोज होगा सी डी जेरोक्स कॉपी वाइज क्लोज होगा, हम अलग से नहीं बताएंगे। सर क्लोज करते हैं। पहला, एबीसीडी जो नया कंपनी है, बड़ा फर्म है, मैं कंपनी बोलूंगा फर्म ही पकड़ लेना, वो एबी का जो अलग अलग असेट है उसका एक्सपर्ट को बुलवा के फेयर वैल्यूएशन निकलवाया होगा, निकलवाया होगा ना। तो उन सारे असेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग करा लो, जैसे पार्टनरशिप के एडमिशन में फाउंडेशन में पढ़ते थे ना, वो वाला अकाउंटिंग। क्या बोला फिर से?
हर असेट लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग करा लो। सर किसकी बुक्स में? ओल्ड फर्म्स की बुक में। सर रिवैल्यूएशन करा दें इसकी बुक्स में, ये तो अपना बुक्स को क्लोज करेगा, तुम कर ना रिवैल्यू, 1 मिनट खाली कर। तो सर कर लिए, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, कर दिए सर। रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट लॉस को पार्टनर्स कैपिटल में डाल दे। अगर बैलेंस शीट में पहले से रिजर्व्स है उसको भी पार्टनर्स कैपिटल में डाल दे। अगर कोई फिक्टिशियस असेट है उसको भी पार्टनर्स कैपिटल में डाल दे। अब ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट में क्या क्या बचा? सर सारे असेट सारे लायबिलिटी बचे, लेकिन रिवैल्यूड फिगर पे बचे, और खाली कैपिटल बचा ए का और बी का। हां तो बोल दे। फाइनल फिगर है सर, ये बैलेंस शीट से फिगर बदल गए हैं, असेट लायबिलिटी रिवैल्यूड हो गई हैं, कैपिटल और रिजर्व्स और फिक्टिशियस असेट वगैरह फलना ढिकना सब इसके अंदर घुस गया, एक हो गया है। इस काम को करने में 2.5 मिनट से ज्यादा हाथ से नहीं लगेगा। असेट को रिवैल्यू करना है, रिजर्व को कैपिटल में घुसेड़ना है, तुरंत हो जाएगा ये काम। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये 2 एंट्री और बुक क्लोज, 2.5 मिनट में रिवैल्यूएशन करना, रिजर्व्स और फिक्टिशियस असेट को कैपिटल में डालना। ये बैलेंस शीट बनाना मत, ये मैं तुमको दिखा रहा हूं, ये तुमको ऊपर ऊपर से दिख जाएगा, बना के टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? लेकिन ऐसा हो जाएगा वो रिवैल्यूएशन करने के और रिजर्व और फिक्टिशियस असेट को पार्टनर्स कैपिटल में डालने के बाद ऐसा ही हो जाएगा। अब क्या करना है? टू असेट बाय लायबिलिटी, क्या? डोंट ओपन रियलाइजेशन अकाउंट, डोंट गो फॉर परचेज कंसिडरेशन, कुछ ही मत करो, कुछ नहीं। असेट को ऐसे करके क्लोज करो, लायबिलिटी को ऐसे करके, और बोलो 500 लाख रुपया मेरे को ABCD देगा। सर ये तो नेटो ही हुआ ना? हाँ नेटो ही हुआ, नेटो इक्वल टू पीसी। सर नेटो प्लस गुडविल इक्वल टू पीसी होता है ना, तो गुडविल का स्टोरी नया पार्टनरशिप फर्म अपने बुक में कर लेगा डायरेक्ट। सर अगर बोला गुडविल का अकाउंटिंग भी ओल्ड फर्म में करा दो, तो गुडविल का भी रिवैल्यूएशन कर लो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, या गुडविल रेज कर लो, गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल। गुडविल टू रिवैल्यूएशन करोगे तो भी तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में ही जाएगा, तो वहां कर लो अगर ओल्ड फर्म में करने बोला तो। नहीं तो ज्यादातर केसेस में न्यू फर्म में करने बोलता है। ये नेटो ही हुआ, और ये नेटो इक्वल टू पीसी। इसको हिंदी में बोले तो ABCD नाम का नया फर्म, ए और बी वाला जो पार्टनरशिप फर्म था उसका सारा एसेट को 700 करोड़ में, सारा लायबिलिटी को 200 करोड़ में फेयर वैल्यू में ले रहा है, और बोल रहा है हेलो तुम लोग को 500 करोड़ रुपया का कैपिटल हम नया फर्म में दे देंगे। जैसे पीसी में शेयर नहीं मिलता है क्या, तो पार्टनरशिप फर्म पीसी देगा तो कैपिटल ही तो देगा। कंपनी पीसी देता है तो शेयर कैपिटल देता है, पार्टनरशिप फर्म देगा पीसी तो कैपिटल ही देगा। तो ये लोग बोला ए और बी को तुम लोग को 500 करोड़ का कैपिटल दे देंगे। आपने ABCD को डेबिट कर दिया, हेलो ABCD तुम हमको पैसा दो, और इधर ABCD को क्रेडिट कर दी ऐसे करके, A डेबिट B डेबिट टू ABCD 300 200 500, बुक क्लोज, दी एंड। सर स्टेप वापस से बोलिए। असेट का रिवैल्यूएशन, असेट लायबिलिटी सबका रिवैल्यूएशन वो एक साथ में हो गया। रिजर्व्स और फिक्टिशियस असेट कैपिटल में घुस गया, लायबिलिटी असेट को क्लोज करके डिफरेंस को नया कंपनी के नाम से डेबिट कर दिए, कैपिटल को बंद करके नया कंपनी को क्लोज कर दिए, स्टोरी ओवर। अब सर ये 300 और 200 क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि ये दोनों जब नए फर्म में जाएंगे तो इन दोनों की कैपिटल इतनी होगी, 300 और 200 होगी, क्योंकि इतना ही रुपया ये लोग अपने फर्म से पाते थे, अब इतना ही रुपया ये लोग नए फर्म से पाएंगे। नया फर्म तो चारों का है ना,
तो बस ये 300 और 200 वहां चला जाएगा। तो सर नया फर्म फिर इसका कैसे एंट्री करेगा? नया फर्म खाली ये वाला एंट्री करेगा, देखिए ये वाला, खाली ये वाला, ये फाइनल अमाउंट। सर वो असेट को करेगा डेबिट 700, लाइबिलिटी को करेगा क्रेडिट 200, 2A 2B। सिर्फ एक एंट्री और परचेजिंग कंपनी का बुक्स क्लोज, खत्म, माने बुक्स ओपन। लेकिन सर AB के लिए ये वाला एंट्री करेगा, उसको CD के लिए भी तो एक और करना पड़ेगा, क्योंकि CD का भी तो असेट लायबिलिटी ABCD के अंदर आएगा। आंसर इज एक और एंट्री। और सर CD का बुक कैसे क्लोज करेंगे? जैसे AB का क्लोज किए थे वैसे CD का क्लोज कर देना, दी एंड। सर अब गुडविल बता दीजिए, अगर गुडविल ओल्ड पार्टनरशिप फर्म की बुक्स के थ्रू से रूट करना होता तब तो या तो गुडविल टू रिवैल्यूएशन करके घुसेड़ देते, और नहीं तो गुडविल टू A टू B करके रेज कर देते। लेकिन सर अगर नया कंपनी में बोला कि गुडविल का कहानी आप नए फर्म में करो, क्या बोला? गुडविल की कहानी आप ABCD में करो, तो गुडविल का अकाउंटिंग कैसे होगा? आंसर इज ऐसे, पहले AB प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लो 1:1, CD प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लो 3:2, ABCD प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लो 1:1:1:1। हेलो, मान लो इसकी गुडविल 2 लाख, इसकी गुडविल 10 लाख, और नया फर्म बोला गुडविल का एंट्री हम करेंगे। क्या? गुडविल का एंट्री हम करेंगे, और क्वेश्चन में साफ बोला कि गुडविल को बुक्स में रखना है। सर गुडविल बुक्स में ऐसे रख सकते हैं? यस, ये परचेज गुडविल है। सर कहां परचेज गुडविल हुआ? न्यू फर्म इज परचेजिंग द बिजनेसेस ऑफ ओल्ड फर्म्स। अमलगमेशन ही तो है रे बाबा, ABCD इज बाइंग द बिजनेस ऑफ AB एंड CD, तो ये तो परचेज गुडविल ही हुआ ना, उनको कैपिटल दे रहे हैं। तो सर फिर रेज करके रख लीजिए, गुडविल डेबिट 2A 2B 1:1, गुडविल डेबिट 2C 2D 6:4। यार स्पीड बढ़ाओ। सर वो लोग बोला नहीं, गुडविल को रखेंगे नहीं, पर गुडविल का पैसा सबके साथ एडजस्ट कर देंगे, तो रेज और राइट ऑफ का अकाउंटिंग कर लो। पहले गुडविल 2A 2B 1:1, गुडविल 2C 2D 6:4, सब मिला के गुडविल 12 को राइट ऑफ कर दिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:3:3:3। ABCD 2 गुडविल। क्लियर है? अब इंस्टीट्यूट तो अलग ही चांद पे, उसका अलग ही चांद है, उसका एक डिफरेंट टाइप का। वो बोला रेज राइट ऑफ करो, पर एंट्री मारो कैपिटल एडजस्टमेंट वाला। हमको 3 एंट्री नहीं चाहिए। 3 समझे कौन सा? गुडविल टू AB, गुडविल टू CD, ABCD 2 गुडविल। बोला ना ना ऐसा नहीं चाहिए, हमको एक एंट्री कैपिटल एडजस्टमेंट वाला चाहिए। तो हम क्या करेंगे? टेबल बना लेंगे। 2 लाख की गुडविल 1:1, 10 लाख की गुडविल 6:4, राइट ऑफ किए तो 3:3:3:3। -2, -2, 3, 1। ये प्लस है, ये क्रेडिट होगा। ये फिगर क्रेडिट के हैं, क्रेडिट 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 क्रेडिट। ये ब्रैकेट डेबिट के हैं। एंट्री बताओ। A डेबिट 2, B डेबिट 2, C क्रेडिट 3, D क्रेडिट 1। अब ये एंट्री करवा करके अगला बोलेगा कि गुडविल एडजस्टमेंट नए पार्टनरशिप फॉर्म में हो गया, तो वो रेज करके छुड़वा सकता है। रेज एंड राइट ऑफ करने का 3 एंट्री मरवा सकता है। बोलेगा कुछ एंट्री नहीं चाहिए हमको, खाली कैपिटल एडजस्टमेंट का एंट्री मार दो, तो तुमको ऐसा एक टेबल बनाना पड़ सकता है। हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते, सब कुछ क्वेश्चन पेपर बोलेगा। इसके बाद अगला और भी बहुत सारा काम करने बोल सकता है, जैसे बोलेगा ABCD को अपना कैपिटल प्रोपोर्शनेट चाहिए, PSR से प्रोपोर्शनेट चाहिए, D का बेस बना के सबका प्रोपोर्शनेट कर दो। क्या? D को बेस बना के सबका प्रोपोर्शनेट कर दो, कर देंगे।
पहले ABCD चारों का कैपिटल ढूंढ लेंगे। मान लो चारों का कैपिटल आया 100, 70, 80, 90। 100, 70, 80, 90। बोला इसको बेस बनाना है, नहीं समझे? तो इसको बोलो 90 करेगा अपना कैपिटल को, 10 कम कर देगा। क्या लिखे इंग्लिश में? विड्रॉ। विल डेबिट भी सूट होता है, विल डेबिट सूट होता है, मैंने लिखा विड्रॉ। कैपिटल 100 लाख है, 10 लाख विड्रॉ कर लेगा। इंट्रोड्यूस, ये 20 लाख ले आएगा इंट्रोडक्शन में, ये 10 लाख ले आएगा। तो ये सब अपना फाउंडेशन में सीखा हुआ है कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल टू PSR कैसे किया जाता है, वो कोई आज का लेक्चर नहीं है। तो ये सब काम अगला एक्स्ट्रा करने बोलेगा, आप कर दीजिएगा। हेलो, तो अब द पॉइंट इज कि हम अमलगमेशन और टू फॉर्म्स को AS 14 में डाल के नेटो गुडविल PC करा के, रियलाइजेशन अकाउंट करा के, 3 जर्नल एंट्री मरवा के सम सॉल्व करवाएं, या ऐसे करवा लें तुरंत। ये करवाने में 5 मिनट वेंडर का बुक्स में, 10 मिनट परचेजिंग की बुक्स में लगता है। शॉर्टकट में फट से काम हो जाता है। तो हम लोग ये वाला प्रोसेस से जाएंगे ना, इस प्रोसेस से क्यों जाएंगे? लेकिन इस प्रोसेस से जाना भी हमें आता है। किस प्रोसेस से? AS 14 के प्रोसेस से। नहीं, कुछ नहीं लिखेगा, कुछ नहीं लिखेगा। इंस्टीट्यूट का जब मन आता है वैसे बनाता है। आप इस प्रोसेस से जाइएगा, क्वेश्चन साइलेंट है तो। कौन सा वाला प्रोसेस? जो मैंने अभी वाला, रिवैल्यूएशन वाला, इजी वाला, सस्ता वाला। लेकिन मैंने इंस्टीट्यूट की बुक्स देखी है, कई जगह पे इस प्रोसेस से सम को बनाया है। बच्चे लोग शिकायत भी करते हैं मेरे से, सर आप तो अमलगमेशन और पार्टनरशिप फॉर्म में रियलाइजेशन अकाउंट सिखाए ही नहीं। अरे भाई, वो अमलगमेशन में ही तो सिखा दिए थे। तो जब अमलगमेशन में सिखा दिए तो अमलगमेशन और फॉर्म्स भी तो सीख ही गए रे बाबा। बट ये क्योंकि इजी है, इसलिए मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं इस प्रोसेस से जाना है। कंप्लीट हो गया हम लोगों का पार्टनरशिप का रिवीजन। मेरे को छोटा सा ब्रेक चाहिए, स्पेसिफिकली फाइल चेंज करने के लिए। अनुपम बंद करो इसको, नया फाइल बनाओ।